हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जैसे हमने हमारी क्लास 11th की प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि व्हाट इज बिजनेस एंड हाउ डू वी फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। इन द सेम वे आज की वीडियो हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का एक एक्सटेंशन है उसी चैप्टर का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। की कंपनी हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स, कौन से लीगल प्रोसीजर्स हम लोगों को फॉलो अप करने होते हैं, देन आफ्टर वी स्टार्ट द कंपनी। सो आज पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि व्हाट इज कंपनी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी एंड व्हाई रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज अ लेंथी प्रोसेस। तो व्हाट इज कंपनी? कंपनी का एक और नाम होता है हमारे लीगल टर्म्स में, अगर मैं बोलूँ तो दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। वॉलेंट्री का मतलब जैसे हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा है इसके बारे में कि वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब होता है कि इट इज अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी से जब कुछ लोग एसोसिएट होते हैं प्रॉफिट मोटिव से टू with certain capital which is divided into transferable shares। इसीलिए कंपनी की कैपिटल को शेयर कैपिटल बोला भी जाता है, जिनकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ कंपनी की डिस्कस हो रही है कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील मीन्स कंपनी हैज अ स्टैम्प विच इज treated as a signature of the company। Perpetual succession as we already discussed means कि कंपनी चाहे आपके मेंबर्स, शेयर होल्डर्स और आपके डायरेक्टर्स की डेथ हो जाए, बट कंपनी कंटिन्यू टू वर्क एज अ फॉरएवर और इन्फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। की कंपनी की कोई लाइफ नहीं होती है, इसका लाइफ टाइम कोर्ट डिसाइड करती है। when you want to wind up the company, you need to go to the court and you need to go to the ROC, then after only you can wind up the company। Now moving forward, different types of company on the basis of ownership। की ओनरशिप के बेसिस पे हमने कंपनी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी, सेकंड इज पब्लिक कंपनी एंड थर्ड इज वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी जिसमें सिर्फ आपके 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट 50 होती है एंड मिनिमम कैपिटल 1 लाख रिक्वायर्ड है। पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर्स 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट एंड मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इज योर 5 लाख रुपीज। एंड लास्ट इज योर वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी मीन्स जहां पे आपके कंपनीज एक्ट 2013 ने आपके इंडिविजुअल्स को परमिट किया है या इंडिविजुअल्स को पावर दिया है कि भाई यू कैन ऑल्सो फॉर्म अ कंपनी अंडर अ कंपनीज एक्ट। वन पर्सन कंपनी, ओनली वन पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। मगर इसी को सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विच इज रिलेटेड टू ओपीसी, दैट इज वन पर्सन कंपनी। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट वीडियो। अब हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेन टॉपिक, दैट इज रजिस्ट्रेशन और आई वुड से द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। उस मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एक लेंथी प्रोसेस है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कंपनी टू कंपनी स्टेप्स वैरी करते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं फर्दर इसी वीडियो में अभी हम लोग सब कवर करने वाले हैं। कंपनी एक लेंथी प्रोसेस है और उसमें बहुत सारे स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं टू अकम्प्लिश द टास्क व्हिच इज इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स और स्टेजेस which are required to be accomplished, which are required to be finished, which are required to be done in order to start a company। Formation of company means bringing a company या starting a company या फिर to bring out an existence of a company। existence का मतलब है कि किसी चीज की स्टार्टिंग करना, किसी चीज को इनिशिएट करना, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी फॉर्मेशन एक लेंथी प्रोसेस है, एक बड़ा प्रोसेस है। उसमें 4 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं एज वी कैन सी इन दिस रोड मैप। First stage is your promotion, second stage comprises incorporation, third stage comprises capital subscription and the last stage is commencement of business। मैम क्या सारी टाइप की कंपनीज को ये स्टेजेस कंप्लाई करनी पड़ती हैं? नो, एज आई हैड ऑलरेडी रिटन, प्राइवेट कंपनी हैज टू फॉलो ओनली 2 स्टेजेस बट पब्लिक कंपनी हैज टू अंडरगो ऑल द 4 स्टेजेस। प्रमोशन, प्रमोशंस का मतलब क्या है? प्रमोशन का मेन जो मतलब होता है वो होता है कंसीविंग द आइडिया या इनिशिएट लेना। किसी को कोई इनिशिएटिव लेता है, कोई स्टेप लेता है, फर्स्ट स्टेप कि भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो कहा ठीक है, किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? मैंने कहा सोच रहा हूँ किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करूं।
तो हमने उस पर्सन से बोला कि पहले आप ये बताओ कि आपके पास फंड कितने हैं। उसने बोला ठीक है मेरे पास 13 लाख रुपीज हैं एंड आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। देन आफ्टर वी आस्क कि आप किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं, सोल स्टार्ट करना चाहते हैं, किस फॉर्म में स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं या सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो हमने डिफरेंट उससे क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन जिसके माइंड में आते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर जो पर्सन आपको देता है, ये क्वेश्चंस जिस स्टेज में होते हैं उसी स्टेज को प्रमोशन स्टेज बोला जाता है बिजनेस की। मीन्स कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। इस स्टेज में आपके वो सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जो किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। स्टेप लाइक आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसे कि हमने इस रोड मैप में देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ स्टेप्स को कुछ नंबर्स दिए हैं जिससे हम स्टेप्स को थोड़ा सा क्लियर कर सकें कि भाई कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, बेसिक क्या वर्क होता है। नंबर 1 इज योर आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना मतलब कि मैं किस टाइप का बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ या ओपन करना चाहती हूँ, कि मैं एक्चुअली बिजनेस करने क्या वाली हूँ या मेरा क्या आइडिया है। दैट इज आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज योर फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है कि क्या मैं जो बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ या स्टार्ट करने वाला हूँ उस बिजनेस से मेरे को प्रॉफिट होगा, मैं जितने पैसे उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रही हूँ क्या वो पैसे मेरे को टाइमली रिटर्न दे देंगे, कब रिटर्न मिलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने टाइम में रिटर्न मिलना शुरू होगा, या फिर अगर मेरे को बड़ी हेवी मशीनरीज लगानी है तो उनकी क्या कॉस्ट पड़ेगी, कितनी मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मुझे कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, मार्केट स्टडी करना, बहुत सारी चीजों को स्टडी करना, ये सब आपका आता है फिजिबिलिटी स्टडी में। उसके बाद जब आपकी फिजिबिलिटी स्टडी हो जाती है देन आफ्टर यू गो फॉर नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल का मतलब होता है कि भाई कंपनी का नाम तो रखना पड़ेगा। अब नाम रखने के लिए ऐसे नहीं कि XYZ आपने नाम रख दिया, नहीं, नाम रखने के लिए भी प्रोसीजर होता है, वो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। आपका कंपनी का नाम आपकी कंपनी के वर्क से रिसेंबल करना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का नाम एक ब्रांड नेम बने, उसी ब्रांड नेम पे रजिस्टर कराना चाहते हैं, या ब्रांड नेम और कंपनी का नाम अलग अलग रखना चाहते हैं। देन आफ्टर सिग्नेटरीज ऑफ MOA। व्हाट इज MOA? दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये आपकी कंपनी का एक तरीके से डॉक्ट्रीन होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है कि आपकी कंपनी के MOA का, जिसमें आपकी कंपनी के डिफरेंट पावर्स, ड्यूटीज, सब चीजें डिफाइंड होती हैं। उन सब उसका सिग्नेटरी कौन बनेगा? सिग्नेटरी का मतलब है डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, योर ऑडिटर्स, योर चार्टर्ड अकाउंटेंट and the different persons who your lawyers, your CS, your whatever signatories as a law required, वो सब कौन बनेंगे वो सब हम लोग डिसाइड करते हैं। देन आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, सिग्नेटरीज डिसाइड करने के बाद हमने डिसाइड करा कि हम इन सबकी अपॉइंटमेंट करते हैं, बिकॉज सबको अपॉइंट भी करना जरूरी है। आपके पैनल पे जब वो लोग नहीं होंगे, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, उनका एक सेपरेट डिजिटल सिग्नेचर नहीं अवेलेबल होगा, क्योंकि उन सबको आपको अपॉइंट करना कंपल्सरी है। नहीं कि आपने XYZ किसी को भी मतलब कभी भी किसी से साइन करा लिया, नो। द पर्सन हु हैड साइंड एज अ सिग्नेटरी इन MOA विल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी। नेक्स्ट इज योर प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वट एवर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द लॉ, जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर करना है। अब मैम ये सब काम करता कौन है? भाई इस काम को करने वाला या इन सब स्टेजेस को, इस स्टेज को पार करने वाला, आपका जो कहते हैं आपको नैया को पार लगाने वाला, इस प्रमोशन की नैया को पार लगाने वाला पर्सन है प्रमोटर। मैम ये प्रमोटर आते कहाँ से हैं? ये प्रमोटर कोई भी हो सकता है। ये प्रमोटर आपका कोई शेयर होल्डर भी हो सकता है, कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, इवन आपका CA भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, आपका CS भी हो सकता है, कोई भी आपका प्रमोटर हो सकता है। प्रमोटर कैन बी एन इंडिविजुअल, कैन बी एन इंस्टीट्यूशन। कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज होती हैं आजकल, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्रमोटर का काम करते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपके लिए सारा पेन लेते हैं। आपको बस जाना है, साइन करने हैं, एंड यू जस्ट नीड टू सिट एंड रिलैक्स, and that person who is your promoter will do all the work. He will take all the pain and you need not do anything. You just need to inform them कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे सिग्नेटरीज हैं, आप अपनी मर्जी से आपको जो करना है करिए। आप नेम उन्हें दे दीजिए या जो भी आपको से वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उन्हें दे दीजिए, एंड देन आफ्टर योर वर्क विल बी डन। अब ये प्रमोटर काम क्या करते हैं करेंगे डिस्कस, आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे।
हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट स्टेप्स, जो आपकी जो प्रमोशन के भी हमने पढ़े प्रमोशन स्टेपिंग को थोड़ा सा डिटेल। स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पहला स्टेप, भाई बिजनेस का आइडिया नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा, ऑब्वियस है। तो दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया, कि भाई बिजनेस करने किसका वाले हो। आफ्टर ऑल दैट इज द आइडिया, और आई वुड से आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। देन आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, फिजिबिलिटी स्टडी इज कि अपॉर्चुनिटी को जो हमने अंडरटेक करा है या जो हम चाहते हैं बिजनेस को कंटिन्यू करना, प्रमोटर उसकी डिटेल स्टडी करता है। टेक्निकल सेंस में, टेक्निकल मतलब कि भाई ठीक है मैं प्रोडक्शन का काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं एक बड़ी फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, तो प्रमोटर कहेगा ठीक है फैक्ट्री किस चीज की डालनी है। हमने उसे बोला कि मैं XYZ कंपनी के लिए XYZ प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, ठीक है। आप उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बनाएंगे या पूरी इंडस्ट्री के लिए बनाएंगे? मैंने कहा उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बनाऊंगा। प्रमोटर ने सारी टेक्निकल स्टडीज करी, कितनी मशीनरी रिक्वायर्ड है, कितनी लेबर लगेगी, क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आएगा, अगर वो कंपनी सडनली बंद हो जाती है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, वो कंपनी आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदती तो आपको कितने का लॉस आएगा, सब चीजों की टेक्निकल स्टडीज करती है वो। देन आफ्टर फाइनेंशियल स्टडी। फाइनेंशियल स्टडी का मतलब होता है कि भाई आप पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे, कैपिटल कहाँ से अरेंज करेंगे। किसी भी पर्सन के पास 100% कैपिटल अवेलेबल हो जरूरी नहीं है, हो सकता है उसे वर्किंग कैपिटल के लिए रेगुलर लोन की जरूरत पड़े या फिक्स कैपिटल के लिए लोन की जरूरत पड़े, तो वो सारी फिजिबिलिटी स्टडीज वो करके रखता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टडी। इकोनॉमिक स्टडी मतलब पैसा लग गया, इंडस्ट्री खरीद ली, इंडस्ट्री में सेटअप लगा दिया पूरा, लेकिन जो सेटअप लगता है किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में, वो सेटअप लगता है थोड़ा टाइम के लिए। I mean, आपको एकदम से रिटर्न आना शुरू नहीं होता कि भाई हवा में या पेड़ पे पैसे नहीं टंगे हुए कि लगाया और टपक टपक पैसे मिलने शुरू हो गए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम लगता है, पेशेंस लेवल होता है, भाई इतना टाइम लगेगा, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, देन आफ्टर ओनली यू विल गेट द रिटर्न। इन दैट केस इकोनॉमिक स्टडी होती है कि कब तक आप अपने बिजनेस में एक्सपेंस कर सकते हैं, कब तक कितना टाइम लगेगा आपको रिटर्न मिलने में, दैट इज इकोनॉमिक स्टडी। या इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट स्टडी। कॉस्ट बेनिफिट स्टडी का मतलब है कि कितनी आपकी कॉस्ट लगी है, कितने आपके पैसे लगे हैं, आपकी पूंजी लगी है, और पूंजी का रिटर्न कब मिलना शुरू होगा, दैट मीन्स बेनिफिट कब मिलना शुरू होगा, बेनिफिट किस रेट के हिसाब से मिलेगा, किस परसेंटेज में मिलेगा, वो सब होती है आपकी इकोनॉमिक स्टडी। और ये सब स्टडीज हम लोग करते हैं बिजनेस की जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हम लोगों ने स्टार्ट करने की सोची है उसको एनालाइज करने के लिए भी उसकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। अब कोई लॉस मेकिंग बिजनेस तो कंटिन्यू करेगा नहीं, हर कोई इतना पागल तो बैठा नहीं है, ऑब्वियसली हर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो प्रॉफिट अर्निंग के लिए तो कर रहा है। Next, third is your name approval stage. Name approval is also one of the most important thing. The promoter must submit an application to the ROC, that is Registrar of Companies of the state. कौन सी स्टेट के जिसमें आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, मीन्स आपके ओवरऑल इंडिया में आपके 4 to 5 ROCs अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द जोन, सेंट्रल जोन, योर नॉर्थ जोन, योर ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन। सो अकॉर्डिंग टू जोन्स आपकी इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको डिवाइड करा गया है, एंड उसके अंडर आपको देखना है कि आपकी स्टेट कौन से जोन के अंदर आती है, एंड देन आफ्टर आपके जोन का जो ROC ऑफिस है वो कहाँ है, अकॉर्डिंगली आपको वहां पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आजकल वैसे ही सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, इतना पेन लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। इन केस ऑफ डाउट कि भाई मैंने जो नेम सबमिट करा है वो अप्रूव होगा नहीं होगा, तो उसके लिए एडवाइजेबल ये रहता है कि आप 3 to 4 नेम्स उन्हें दें। वैसे 5 नेम्स का कॉलम होता है वहां पे कि भाई आप 5 नेम्स दे सकते हैं, कि फर्स्ट रिजेक्ट हो जाए तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आप 5 नेम्स देते हैं वहां पे। सो Therefore, सजेशन रहता है कि 3 देंगे, लेकिन मैक्सिमम 5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फिक्सिंग ऑफ द सिग्नेटरीज, मीन्स दोज पर्सन हु विल बी क्वालिफाइड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स एंड हु विल कैरी ऑन द डिफरेंट एक्टिविटीज इन द बिजनेस, दे विल बी साइन अप एज द सिग्नेटरीज ऑफ MOA। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल को अपॉइंट करना। प्रोफेशनल कौन होते हैं अभी बताया था, ऑडिटर्स, बैंकर्स, जहां से मैं एक्टिविटीज करने वाली हूँ, ट्रांजेक्शंस करने वाली हूँ, माई लॉयर्स, माई CS, different person who will gonna help me in conducting different transactions, different legal things in the business. Those are known as the professionals who will be appointed, and their different various documents will be submitted with ROC. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में कौन से होते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ उनके नेम के बारे में जानते हैं कि जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ROC हमसे मांगता है, जो किसी कंपनी की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें पार्टनरशिप डीड होती है, वैसे ही कंपनी जब फॉर्म करते हैं तो कंपनी में भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बताते हैं
जो प्रूफ होते हैं कि भाई आपने कंपनी सेटअप करी है, ये लोग आपकी कंपनी के पर्सन्स हैं, मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, ये आपके सीए हैं, ये आपके लॉयर हैं, या ये आपके सेक्रेटरी हैं, वट एवर द जॉब प्रोफाइल दे आर वर्किंग, वो सब उसमें मेंशन होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं हमारे? नंबर 1 इज योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नेक्स्ट इज योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स रिटर्न अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स की भाई कल को बंदे बैक डाउन नहीं कर सकते, हाँ भाई हमने होशो आवाज है, मानते हैं कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं, तो एवरीथिंग विल बी सबमिटेड टू द आरओसी। नेक्स्ट इज योर रोल एंड फंक्शन ऑफ प्रमोटर, कि भाई प्रमोटर आखिर होता कौन है? इतने सारे काम तो वो करता है, प्रमोशन स्टेज पूरी आपकी नैया पार लगाता है, लेकिन एक्चुअली वो बंदा होता कौन है? प्रमोटर इज अ पर्सन या फिर एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ कंपनी, वट एवर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कुछ भी बोल सकते हैं, अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज सो दैट द कंपनी गेट रजिस्टर्ड एंड गेट इट टू द पोजीशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या फिर आई वुड से आपकी बिजनेस को स्टार्ट करने तक का सारा जितना भी हेडेक होता है ना, वो लेता है आपका प्रमोटर। प्रमोटर ना आपकी कंपनी का एजेंट होता, ना आपकी कंपनी का ट्रस्टी होता है। तो प्रमोटर का स्टेटस क्या होता है हमारी कंपनी में? प्रमोटर एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप में होता है आपकी कंपनी के साथ। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब है कि दैट रिलेशनशिप विच स्टैंड्स ऑन द बेसिस या ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। आप उस बंदे पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई ये हमें कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा, बिकॉज हमने उसे इंटरेस्ट करके अपनी सारी बातें बताई हैं, एंड दैट पर्सन आफ्टर इंटरेस्टिंग विल अंडरटेक ऑल द एक्टिविटीज ऑन आवर बिहाफ। फंक्शन क्या होते हैं इसके? सारी प्रीलिमिनरी पेमेंट्स करना, कैपिटल रेज करना, आपके बिजनेस के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना, आपके लिए सारे रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना या अरेंज करना सो दैट यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेज, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इस स्टेज में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने प्रीवियस स्टेज में सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे हैं, लोगों को अपॉइंट करा है और नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करा है, वो सब डॉक्यूमेंट्स को हम लोग सबमिट करते हैं आरओसी को विथ फीस दैट इज मेंशन्ड इन योर लॉ, and after scrutinizing all the documents with the authenticity, the ROC and the registrar will approve the registration and issue us the certificate of incorporation, and after the certificate your company will be registered, will be considered as incorporated, या फिर आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। इसके बाद तो प्राइवेट कंपनी की तो बल्ले बल्ले आ जाती है कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी कहती है वेट करो अभी 2 स्टेजेस बाकी हैं। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं टू बी सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल की आपकी मैक्सिमम कैपिटल कितनी है। मैम मैक्सिमम कैपिटल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आपके लॉ में सिर्फ मिनिमम कैपिटल डिफाइन है, लेकिन मैक्सिमम कहीं भी डिफाइन नहीं है। वो आप अपने मेमोरेंडम में डिफाइन करते हैं, जिसकी आप एक लिस्ट यहाँ पे अटैच करते हैं कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ कि हमारी कंपनी की इतनी मैक्सिमम कैपिटल रहेगी। जरूरी नहीं है कि आप पूरी मैक्सिमम कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट करें, कम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद देयर रिक्वायर्ड डिटेल्स। नेक्स्ट इज कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर की फ्यूचर में हम किसको प्रपोज कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर। अभी तो वो नहीं बन रहे, लेकिन फ्यूचर में बन सकते हैं। नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड साथ में एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मीन्स बाय द डायरेक्टर्स, बाय द दिस लाइक अ कंसेंट कि भाई सारी चीजें करेक्ट हैं, कुछ भी अगर घालमेल होता है, कुछ भी अगर गड़बड़ शड़बड़ होती है, तो वी आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आर एक्ट्स, दैट इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। Now, after COI, that is Certificate of Incorporation, प्राइवेट कंपनी बैक डाउन हो जाती है, उसका काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब असली काम शुरू होता है पब्लिक कंपनी का। पब्लिक कंपनी परफॉर्म करती है अपनी तीसरी स्टेज, दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है? कैपिटल को सब्सक्राइब करना, कि भाई कैपिटल रेज करना। आप पब्लिक कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 कि वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचना चाहती है, पब्लिकली इश्यू करना चाहती है, जिसे हम लोग IPOs बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या फिर वो प्राइवेटली ही अपने लोगों में अपने शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। उसे पता है कि ये मेरे नॉन शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, उसमें अपना शेयर इशू करना चाहती है। तो उस केस में अगर उसके नॉन शेयर होल्डर्स हैं ऑलरेडी, उसको पता है कि मुझे इन बंदों को अपने शेयर्स बेचने हैं, तो उनको इशू करती है। आपको उनको प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत है तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू इन्विटेशन देती है, नहीं तो SLIP दैट इज योर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करके आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन दिखा के दैट इज 90% ऑफ द इशूड कैपिटल अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अगर वो चाहती है कि वो उसे अपना शेयर पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इश्यू करना लाइक IPO, तो उसके लिए उसे सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिससे कि सेबी के पास उसे सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करनी पड़ेगी और सेबी
अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसके पहले सारे डाटा को स्क्रूटनाइज करेगी, देन आफ्टर उसे अप्रूवल देगी कि हाँ भाई ठीक है, तुम करेक्ट हो, तुम जेन्युइन हो, यू कैन इशू आईपीओ। आईपीओ इशू करने से पहले कंपनी को बनाना पड़ता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज लाइक कि हम कहीं भी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ स्कूल का प्रोस्पेक्टस मिलता है। प्रोस्पेक्टस में जनरल इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई स्कूल में ये एक्टिविटीज होती हैं, ये डायरेक्टर्स हैं, ये प्रिंसिपल हैं, ये वाइस प्रिंसिपल हैं, और स्कूल यहाँ तक है, स्कूल का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सब के बारे में आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। तो वैसे ही कंपनी की जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले डॉक्यूमेंट को हम लोग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद शेयर एप्लीकेशन मनी आप कहाँ रिसीव करोगे, कैसे रिसीव करोगे, आपके शेयर्स प्रॉपर्ली सब्सक्राइब हो जाएंगे, उसके लिए आपको सर्टेन लोगों को अपॉइंट करना होता है, लाइक बैंकर्स जो आपके पैसा रिसीव करेंगे, ब्रोकर्स जो आपके शेयर्स को बिकवाने में आपकी हेल्प करते हैं, एंड नेक्स्ट आर योर अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? वो कंपनी होती हैं या वो लोग होते हैं या वो इंस्टीट्यूशन होता है कि अगर आपको डाउट है कि भाई मेरे सारे शेयर्स तो बिक नहीं पाएंगे, अगर कुछ कम बिके तो फिर से पूरे स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो वो आपके कैपिटल को खरीद लेते हैं और फिर प्राइवेटली अपने एंड पे उसे बेचते हैं अपने सोर्सेज के थ्रू। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को मिनिमम 90% जो उन्होंने कैपिटल इश्यू करा है उसका सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए, उनके शेयर्स खरीद जाने चाहिए within 120 days of issuing the prospectus, that is known as minimum subscription। अगर आपने शेयर्स अपने ही लोगों को इशू करे तो आपको इस चीज से कोई इशू नहीं आता, इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर आपने शेयर्स बाहर के लोगों को इशू करे तो वहां थोड़ी दिक्कत आ जाती है। Listing in stock exchange, then after you can allot the shares to the required persons who applied for your shares, and in return you need to get the allotment letter with all the details to all the shareholders, and you need to submit all these things to ROC as well। Then after fourth stage में क्या होता है? फोर्थ स्टेज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि भाई आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया, अब उसके लिए आप अप्लाई करते हो लास्ट सर्टिफिकेट के लिए बिजनेस को फाइनली स्टार्ट करने के लिए, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसके लिए आपने जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है उसका डिक्लेरेशन आप सबमिट करते हैं, साथ में डायरेक्टर्स ये सबमिट करते हैं कि हर सब्सक्राइबर जो है आपका एमओए का, उसने जितने शेयर्स उसने टेकअप करे हैं उसकी वैल्यू उनको मिल चुकी है। हु आर द सब्सक्राइबर्स टू एमओए? दे आर नोन एज द शेयर होल्डर्स, कि भाई ये सब्सक्राइबर्स हैं, दोज आर द सिग्नेटरीज ऑफ एमओए, मेन टर्म इज सिग्नेटरीज ऑफ एमओए, एंड दे हैड पेड फॉर द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, एंड देन आफ्टर दे विल गिव देयर रिटन डिक्लेरेशन। एंड लास्ट इज डिक्लेरेशन जो कंपनी देती है वो है कि कोई भी अमाउंट पेंडिंग नहीं है एप्लीकेंट्स को देने के लिए, कि इनकेस भाई मेरा शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, भाई मैंने तो इशू 10,000 शेयर्स किए थे लेकिन लोगों ने 20,000 एप्लीकेशन दे दी, तो लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसे आए मेरे पास वो मैंने उनको रिटर्न कर दिया, मेरे पास एप्लीकेंट्स की कोई भी पेंडेंसी नहीं है। जब आपका रजिस्ट्रार इन सब डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज कर लेता है, इनको ऑथेंटिकेट कर देता है, उसके बाद फाइनली मेहनत सफल सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपके हाथ में आ जाता है। वो सर्टिफिकेट को रिसीव करने के बाद ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, एंड दैट इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। अगर इसमें कोई गड़बड़ है, कहीं भी कोई गलती होती है, तो उस केस में आप इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर बैठी हुई एक बहुत बड़ी जो कहते हैं ना अथॉरिटी, जिसने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज कर दिया, चेकआउट करा है, तो उनसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो यू कैन अप्लाई फॉर द चेंजेस, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस कि भाई अपनी कंपनी लीगल है, यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। एंड आफ्टर यू विल रिसीव अ सिन नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपकी कंपनी की आइडेंटिटी होती है, कि आपको आपकी कंपनी के नाम से नहीं जाना जाता, आपको सिन नंबर से जाना जाता है, कि जो उसमें आप वो सिन नंबर आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे अवेलेबल होना चाहिए, आपके सारे बिल्स पे अवेलेबल होना चाहिए जो भी उस कंपनी के नाम पे इश्यू होते हैं, और उसी से आपकी कंपनी की ऑथेंटिसिटी मानी जाती है। सो यहाँ तक हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। आज जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस के, कि कैसे वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, क्या उनके क्लॉजेस होते हैं, क्या उनमें इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करनी चाहिए, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैड एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक इन दिस वीडियो, यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन, और इफ यू वांट टू डिस्कस एनी ऑफ द केस स्टडी इन फर्दर वीडियोज, or if you want to discuss any topic, you can also mail us on the mail ID given over here. Do like and share the video and subscribe the channel for further videos. Till then, thank you very much and have a nice day.